जंगलों और सुनसान खेतों के बीच एक पुराना स्टेशन था, माधवपुर रेलवे स्टेशन। दिन में यहाँ थोड़ी बहुत हलचल रहती थी, लेकिन सूरज ढलते ही ये जगह डर और रहस्य का अड्डा बन जाती थी। उस रात करीब 9 बजे एक जीप स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। जीप से एक आदमी उतरता है, रवि, जो इस स्टेशन का नया स्टेशन मास्टर था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि स्टेशन के बोर्ड को देखता है, माधवपुर रेलवे स्टेशन, यही है मेरी नई पोस्टिंग। वो चारों तरफ नजर घुमाता है। स्टेशन पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब जगह है, इतना बड़ा स्टेशन और यहाँ कोई भी नहीं। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। रवि अचानक मुड़ता है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही थी। साहब, आप ही नए स्टेशन मास्टर हैं? रवि थोड़ा संभल कर जवाब देता है। हाँ, मेरा नाम रवि है। आज ही मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता है। मैं गोपाल हूँ, इस स्टेशन का चौकीदार। पिछले 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। रवि चारों तरफ देखता है। प्लेटफॉर्म पर टूटी बेंच, जंग लगी रेलिंग और टिमटिमाती लाइटें थी। गोपाल, ये स्टेशन इतना खाली क्यों है? मुझे तो लगा था यहाँ थोड़ी भीड़ होगी। गोपाल धीरे से हंसता है, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी। दिन में लोग आते हैं साहब, लेकिन रात में कोई नहीं रुकता। रवि हैरान होकर पूछता है, क्यों? रात में क्या हो जाता है? गोपाल कुछ देर चुप रहता है। वो प्लेटफॉर्म के दूर वाले कोने की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे वहाँ कुछ याद आ गया हो। साहब, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? रवि हल्का सा हंस देता है। नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। गोपाल धीरे से सिर हिलाता है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद कई लोगों का विश्वास बदल गया। रवि अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। मतलब? गोपाल धीरे धीरे बोलता है। इस स्टेशन पर रात के समय कोई और भी आता है। हवा अचानक तेज चलने लगती है। पास की ट्यूबलाइट जोर जोर से टिमटिमाने लगती है। तुम किसी आदमी की बात कर रहे हो? गोपाल सिर हिलाता है। नहीं साहब, आदमी नहीं। रवि अब थोड़ा चिढ़कर बोलता है। देखो गोपाल, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ। रवि थोड़ा पास आकर पूछता है। साफ साफ बताओ, क्या बात है? गोपाल धीरे से प्लेटफॉर्म के उस कोने की तरफ इशारा करता है जहाँ अंधेरा था। क्या आपको वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? रवि ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। गोपाल की आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है। रात के 12 बजे वहाँ एक औरत दिखाई देती है। रवि चौंक जाता है। औरत? हाँ, सफेद साड़ी में। रवि हंसने की कोशिश करता है। हो सकता है कोई गांव की औरत हो। गोपाल सिर हिलाता है। नहीं साहब, वो औरत 15 साल पहले मर चुकी है। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दूर रेलवे ट्रैक से किसी के रोने की आवाज आती है। मुझे मेरी ट्रेन का इंतजार है। रवि और गोपाल दोनों एक साथ उस तरफ देखने लगते हैं। प्लेटफॉर्म के दूर वाले कोने में जैसे कोई सफेद साड़ी में खड़ा हो। रवि की सांसें तेज हो जाती है। गोपाल, वहाँ कोई खड़ा है क्या? गोपाल का चेहरा पीला पड़ जाता है।
साहब, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं, फिर अचानक वो सफेद साया गायब हो जाता है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। स्टेशन पर सन्नाटा और भी भारी हो चुका था। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी और हवा प्लेटफॉर्म की टूटी खिड़कियों से अजीब सी सीटी बजा रही थी। रवि अपने ऑफिस के कमरे में बैठा रजिस्टर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर जा रहा था। तभी चौकीदार गोपाल दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। साहब, रात का समय हो गया है, अगर चाहे तो आप आराम कर सकते हैं। नहीं गोपाल, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे भी आज पहला दिन है, थोड़ा स्टेशन को समझना चाहता हूँ। गोपाल कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको सच में डर नहीं लगता? रवि मुस्कुराता है। किससे? भूत से। हाँ, उसी से। गोपाल, दुनिया में जितनी भी डरावनी कहानियां है ना, सब इंसानों ने बनाई है। असल में भूत जैसा कुछ नहीं होता। गोपाल हल्की सांस लेकर बोलता है। काश आपकी बात सच होती। रवि थोड़ा हंसकर कहता है। तुम इतने साल यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें कभी सच में कुछ दिखाई दिया? गोपाल कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से जवाब देता है। हाँ, 3 बार। रवि थोड़ा चौंकता है। 3 बार? पहली बार जब मैं यहाँ नया नया आया था। क्या देखा था? मैं रात में प्लेटफॉर्म पर गश्त लगा रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई औरत ट्रैक के पास खड़ी है। फिर मैंने सोचा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जब मैं पास गया, क्या हुआ? वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा। कैसा चेहरा? गोपाल डरकर इधर उधर देखने लगता है। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक स्टेशन की पुरानी घड़ी 12 बजाती है। 12 बार आवाज गूंजती है। गोपाल अचानक घबराकर खड़ा हो जाता है। साहब, 12 बज गए। तो गोपाल धीरे से फुसफुसाता है। यही वो समय है जब वो आती है। रवि उठकर बाहर देखने लगता है। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या होता है। गोपाल उसका हाथ पकड़ लेता है। साहब, बाहर मत जाइए। क्यों? क्योंकि जो भी उसके पास गया है वो वापस नहीं आया। रवि थोड़ा चिढ़कर अपना हाथ छुड़ा लेता है। बस बहुत हुआ, मैं खुद देखता हूँ। रवि दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध छाई हुई थी। ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। अचानक दूर प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में एक सफेद साया दिखाई देता है। वो धीरे धीरे ट्रैक के पास खड़ा था। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से गोपाल डरकर चिल्लाता है। साहब, रुक जाइए। लेकिन रवि नहीं रुकता। जैसे ही वो कुछ और कदम आगे बढ़ता है, वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और उसी पर पूरा स्टेशन अचानक अंधेरे में डूब जाता है। ट्यूबलाइट हट जाती है और अंधेरे में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने मेरी ट्रेन देखी है? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि टूटी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। रवि वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दूर अंधेरे में वही सफेद साया अभी भी खड़ा था। पीछे से गोपाल की कांपती आवाज आती है। साहब, वापस आ जाइए, कृपया
वहाँ मत जाइए। गोपाल, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ कोई खड़ा है। साहब, वही है, वही औरत है। रवि थोड़ा गुस्से में बोलता है। बस बहुत हुआ, मैं देखता हूँ कौन है। रवि धीरे धीरे उस साई की तरफ बढ़ने लगता है। प्लेटफॉर्म पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सफेद साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वो रवि का इंतजार कर रहा हो। रवि करीब पहुंचता है। अब वो साफ देख सकता था कि वो एक औरत थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। सुनिए, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। हवा और तेज चलने लगती है। रात के इस समय यहाँ खड़ा रहना सुरक्षित नहीं है। औरत धीरे धीरे बोलती है। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दूर से आ रही हो। मुझे ट्रेन का इंतजार है। रवि थोड़ा चौंकता है, लेकिन यहाँ इस समय कोई ट्रेन नहीं आने वाली। औरत धीरे धीरे अपना सर उठाने लगती है। रवि घबरा जाता है। उसका चेहरा आधा बालों से ढका हुआ था। तुम स्टेशन मास्टर हो, है ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? औरत अचानक हंसने लगती है। वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी। गोपाल दूर से चिल्लाता है, साहब, उसके पास मत जाइए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत अचानक अपना चेहरा पूरी तरह उठाती है। रवि का शरीर जैसे पत्थर बन जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें सफेद और चेहरे पर गहरा निशान। क्या तुमने मेरे राजेश को देखा है? रवि डर कर पीछे हटता है। कौन राजेश? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। वो आज आने वाला था। उसने कहा था वो मुझे लेने आएगा। रवि की सांसें तेज हो जाती है। तुम इंसान नहीं हो। औरत अचानक जोर से चीखती है। मैं इंतजार कर रही हूँ 15 साल से। पूरा स्टेशन अचानक कांपने लगता है। तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी। औरत अचानक रवि के बिल्कुल पास आ जाती है। उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में देख रही थी। अगर मेरी ट्रेन नहीं आई तो कोई भी स्टेशन से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक जोर की हवा चलती है और अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। रवि जमीन पर गिर जाता है। गोपाल दौड़कर उसके पास आता है। साहब, मैंने कहा था ना, वो इंसान नहीं है। रवि कांपती आवाज में बोलता है। गोपाल, वो सच में भूत है। भूत को देखने के बाद रवि की हालत अभी ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे थे और स्टेशन पर फिर वही भारी सन्नाटा छा गया था। रवि और गोपाल स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे थे। लालटेन की हल्की रोशनी कमरे में कांप रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रवि अचानक बोलता है, गोपाल, मुझे अब सच सच सब बताओ। गोपाल सिर नीचे झुका लेता है। साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस स्टेशन पर कुछ ठीक नहीं है। वो औरत, उसने राजेश नाम लिया, वो कौन था? गोपाल गहरी सांस लेता है। राजेश वही आदमी था जिससे चंद्रकला शादी करने वाली थी। चंद्रकला? वही लड़की जिसकी मौत यहाँ हुई थी? गोपाल सिर हिलाता है। हाँ साहब। रवि कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर पूछता है, लेकिन उसने इतनी भयानक हालत में आत्महत्या क्यों की? गोपाल कुछ देर सोचता है और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, इसमें धोखा भी है और बदला भी। रवि चौंक जाता है। धोखा? हाँ साहब,
पूरे गांव को उस समय लगा था कि चंद्रकला ने दुख में आकर अपनी जान दे दी। तो सच क्या था? गोपाल की आवाज धीमी हो जाती है। सच ये था कि उस रात राजेश की ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। रवि की आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या मतलब? राजेश जिंदा था, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। रवि हैरान होकर पूछता है, तो चंद्रकला को किसने बताया कि राजेश मर गया? किसी ने झूठ फैलाया था। किसने? गोपाल खिड़की की तरफ देखता है। बाहर अंधेरा था। गांव का ही एक आदमी जो चंद्रकला से शादी करना चाहता था। उसका नाम क्या था? धनी राम। रवि सोच में पड़ जाता है। मतलब उसने झूठ बोला ताकि चंद्रकला उससे शादी कर ले। गोपाल सिर हिलाता है। लेकिन बात उल्टी हो गई। कैसे? जब चंद्रकला को पता चला कि राजेश मर गया तो उसने उसी रात ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा जाती। रवि धीरे से बोलता है, और राजेश? गोपाल की आंखें भर आती है। राजेश अगले दिन यहाँ पहुँचा था। रवि चौंक जाता है। फिर? जब उसे चंद्रकला की मौत का पता चला तो वो पागल हो गया। उसने क्या किया? गोपाल कांपती आवाज में कहता है। वो उसी जगह ट्रैक पर बैठ गया जहाँ चंद्रकला ने जान दी थी, और अगली ट्रेन आई और राजेश भी मर गया। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। इस समय यहाँ कौन हो सकता है? गोपाल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वो धीरे से फुसफुसाता है, साहब वो फिर आ गई। तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोलती है, क्या मेरी ट्रेन आ गई? रवि और गोपाल दोनों डर से जड़ हो जाते। उस रात के बाद से माधवपुर रेलवे स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल गया। रवि ने भूत को अपनी आंखों से देखा था और अब उसे समझ आ गया था कि गोपाल की बातें झूठ नहीं थी। सुबह होने लगी थी। हल्की धुंध अभी भी स्टेशन के आसपास फैली हुई थी। रवि प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और रात की घटना के बारे में सोच रहा था। तभी गोपाल जल्दी जल्दी उसके पास आता है। साहब एक बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? गांव के 2 लोग जो रात में यहाँ से गुजर रहे थे, वो दोनों ट्रैक के पास मरे हुए मिले हैं। रवि चौंक जाता है। क्या? लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रात में एक औरत की चीख सुनी थी। तभी कुछ गांव वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोलता है, स्टेशन मास्टर साहब, ये जगह अब शकुनी हो गई है। कल रात हमने साफ देखा था, ट्रैक के पास एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। रवि गंभीर होकर पूछता है, तुम लोगों ने उसका चेहरा देखा? गांव वाला डरकर सिर हिलाता है। नहीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी। क्या? गांव वाला कांपते हुए जवाब देता है। वो पूछ रही थी, क्या मेरी ट्रेन आ गई? ये सुनकर रवि और गोपाल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर बाद गांव वाले चले जाते हैं। स्टेशन फिर से खाली हो जाता है। रवि धीरे से बोलता है, गोपाल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ और लोग मरेंगे। साहब मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये स्टेशन छोड़ दीजिए। नहीं, भागने से समस्या खत्म नहीं होगी।
गोपाल हैरान होकर पूछता है, तो आप क्या करना चाहते हैं? मुझे पता लगाना होगा कि ये भूत आखिर चाहता क्या है। गोपाल थोड़ा डर कर कहता है, साहब, भूत की मंशा समझना आसान नहीं होता, लेकिन हर आत्मा की कोई वजह होती है, कोई अधूरी इच्छा। आप कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है कि चंद्रकला की आत्मा अभी भी इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका इंतजार पूरा नहीं हुआ। गोपाल सोच में पड़ जाता है। मतलब उसे लगता है कि राजेश अभी भी आने वाला है? हाँ, लेकिन राजेश तो मर चुका है। रवि खामोश हो जाता है। तभी अचानक दूर ट्रैक से औरत के रोने की आवाज आने लगती है। राजेश, तुम कहाँ हो? रवि और गोपाल दोनों उस तरफ देखते हैं। धुंध के बीच फिर वही सफेद साया दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे ट्रैक पर चल रहा था और अचानक वो हवा में ऊपर उठने लगता है। उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंजती है। जब तक मेरा इंतजार खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रवि डरकर बोलता है। गोपाल, अब हमें कुछ करना होगा। क्या? रवि उस साए को देखते हुए बोलता है। हमें चंद्रकला की आत्मा को सच्चाई बतानी होगी। उस रात रवि ने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। अगर चंद्रकला की आत्मा सच में किसी अधूरी इच्छा के कारण भटक रही है तो उसे सच्चाई बताना जरूरी था। रात के 11:50 बजे थे। पूरा स्टेशन फिर से उसी डरावनी खामोशी में डूब चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म की टिमटिमाती लाइटें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। गोपाल घबरा जाता है। साहब, अभी भी समय है, हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं गोपाल, अगर आज भी हम डरकर भाग गए तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन साहब, वो इंसान नहीं है। मुझे पता है, लेकिन वो कभी इंसान थी और शायद अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं वही इंसान बाकी है। गोपाल चुप हो जाता है। स्टेशन की घड़ी धीरे धीरे 12 बजाती है। 12वीं घंटी बजते ही अचानक हवा तेज हो जाती है। प्लेटफॉर्म की लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगती हैं। दूर ट्रैक के पास हल्की धुंध फैलने लगती है। गोपाल डर कर रवि का हाथ पकड़ लेता है। साहब, वो आ गई। धुंध के बीच धीरे धीरे एक सफेद साया दिखाई देता है। वही लंबा कद, वही सफेद साड़ी और हवा में उड़ते बाल। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगती है। रवि खुद को संभालता है। चंद्रकला। अचानक वो साया रुक जाता है। कुछ पल तक सन्नाटा छा जाता है। फिर वो धीरे धीरे रवि की तरफ मुड़ती है। किसने मेरा नाम लिया? रवि आगे बढ़ता है। मैं रवि, स्टेशन का नया स्टेशन मास्टर। चंद्रकला धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। तुम्हें मेरी ट्रेन के बारे में पता है? रवि गहरी सांस लेकर जवाब देता है। चंद्रकला, तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। ये सुनकर चंद्रकला अचानक गुस्से में आ जाती है। हवा बहुत तेज चलने लगती है। झूठ! पूरे स्टेशन की खिड़कियां जोर से बजने लगती हैं। गोपाल डरकर पीछे हट जाता है। राजेश ने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर आएगा। रवि धीरे से बोलता है। राजेश आया था। चंद्रकला अचानक चुप हो जाती है। कब? तुम्हारी मौत के अगले दिन। चंद्रकला की आंखें फैल जाती है। नहीं, ये झूठ है। ये सच। जब उसे पता चला कि तुम मर चुकी हो तो उसने भी इसी ट्रैक पर जान दे दी। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेशन शांत हो जाता है। चंद्रकला धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
रवि धीरे से बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शायद इसी वजह से तुम आज तक उसका इंतजार कर रही हो। चंद्रकला की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक दूर ट्रैक पर एक और साया दिखाई देता है। गोपाल डरकर चिल्लाता है, साहब उधर देखिए। धुंध के बीच एक आदमी खड़ा था। चंद्रकला धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। राजेश! साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसी पल पूरा स्टेशन फिर से अंधेरे में डूब जाता है। पूरा माधवपुर रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। धुंध के बीच खड़ा वो दूसरा साया धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था। साहब ये कौन है? रवि ध्यान से देखने की कोशिश करता है। धुंध धीरे धीरे हटती है। अब साफ दिखाई देता है वो राजेश था। सफेद कपड़ों में, चेहरा उदास और आंखों में अजीब सी चमक। चंद्रकला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज कांप रही। राजेश, क्या सच में तुम हो? साया धीरे धीरे सिर उठाता है। हाँ चंद्रकला, मैं आ गया। ये सुनते ही चंद्रकला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत सालों तक। राजेश दुखी होकर बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं देर से आया। मुझे बताया गया था कि तुम मर चुके हो। राजेश की आवाज भारी हो जाती है। वो सब झूठ था। रवि धीरे से गोपाल से कहता है, देखा, यही सच था। राजेश आगे बोलता है, जब मैं अगले दिन यहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। चंद्रकला रोने लगती है। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने। राजेश धीरे से बोलता है, मैंने भी उसी ट्रैक पर अपनी जान दे दी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी अचानक हवा और तेज हो जाती है। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक और आवाज गूंजती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। रवि और गोपाल चौंक जाते हैं। अंधेरे से एक और साया निकलता है। वो था धनीराम, लेकिन उसका रूप इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा डरावना और जला हुआ था। साहब, ये तो धनीराम की आत्मा है। धनीराम हंसने लगता है। हाँ, मैंने ही झूठ फैलाया था ताकि चंद्रकला मुझसे शादी कर ले। चंद्रकला गुस्से से कांपने लगती है। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। धनीराम डर कर पीछे हटता है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अचानक तेज हवा चलती है। राजेश और चंद्रकला की आत्माएं धीरे धीरे चमकने लगती है। अब हमारा इंतजार खत्म हो गया। चंद्रकला धीरे से मुस्कुराती है। अब हमें यहाँ नहीं रहना होगा। दोनों आत्माएं धीरे धीरे धुंध में ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, स्टेशन का डरावना माहौल शांत होने लगता है। धनीराम की आत्मा डरकर चीखती है, नहीं, अब मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लेकिन अचानक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल राजेश और चंद्रकला की आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो जाती है। पूरा स्टेशन फिर से शांत हो जाता है। उस रात के बाद माधवपुर रेलवे स्टेशन पर कभी कोई भूत दिखाई नहीं और तब पूरे स्टेशन में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। राजेश और चंद्रकला की आत्माओं के जाने के बाद माधवपुर रेलवे स्टेशन का माहौल बदल गया। अब रात में भी वहाँ पहले जैसा डर नहीं लगता था। कुछ महीनों बाद रवि अभी भी उसी स्टेशन पर काम कर रहा था। एक शाम वो और गोपाल प्लेटफॉर्म पर बैठे चाय पी रहे थे। हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढल चुका था। गोपाल मुस्कुराता है, साहब, लगता है अब सब
ठीक हो गया है। हाँ गोपाल, अब शायद स्टेशन को शांति मिल गई। गांव वाले भी अब डरते नहीं हैं। रवि चारों तरफ देखता है। स्टेशन अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। कभी कभी लगता है कि वो सब एक सपना था। गोपाल ये सुनकर हंसने लगता है। साहब, अगर सपना था तो हम दोनों ने एक ही सपना देखा होगा। दोनों हंसने लगते। तभी अचानक दूर ट्रैक के पास किसी के कदमों की आवाज आती है। दोनों एक साथ उस तरफ देखने लगते। धुंध धीरे धीरे फैलने लगती है। गोपाल का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। साहब उधर देखिए। रवि ध्यान से देखता है। ट्रैक के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़ों में। इस समय यहाँ कोई बच्चा कैसे आ सकता है? रवि धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। रवि चौंक जाता है। तुम्हारी माँ? बच्चा धीरे धीरे बोलता है। वो कहती थी वो मुझे लेने आएगी। गोपाल की सांसें तेज हो जाती है। वो धीरे से फुसफुसाता है। साहब, ये आवाज। रवि बच्चे के थोड़ा और करीब जाता है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है और उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह सफेद दिखाई देती। वो मुस्कुराता है। चंद्रकला। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें एक साथ बुझ जाती। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। न बच्चा, न धुंध, न कोई साया। रवि और गोपाल दोनों डर से एक दूसरे को देखते रह जाते। लोग कहते हैं माधवपुर रेलवे स्टेशन का रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई नया यात्री आधी रात को वहां उतरता है तो उसे दूर ट्रैक के पास एक सफेद बच्चे की आवाज सुनाई देती है। क्या मेरी माँ आ गई? और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता।